विजय बाला इनका सवाल है कि भारत में रेप की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है और रेप करने के पीछे की मानसिकता क्या होती है, रेप करने वाले की मानसिकता क्या होती है। रेप ये सबसे बड़ी हिंसा दुनिया में होते रही है और आदिम काल से होते आया है। शायद जब विवाह संस्था का उदय नहीं हुआ था तब रेप की आवश्यकता किसी को नहीं होती होगी। जब केवल नर और मादी ऐसा नाता होता था इंसानों के बीच में, आदिम समाज में, जो खास कर गुफाओं में रहता था, ऐसे समाज में, तो शायद वहां रेप की घटनाओं की बहुत कमी रही होगी, न के बराबर रही होगी। लेकिन जब से इंसान के हाथ में शासन आने लग गया, अधिकार आने लग गए, मेरे हाथ में अधिकार है, मैं राजा हूं, टोली का नायक हूं, तो मुझे कोई व्यक्ति चाहिए तो मेरे कब्जे में आनी चाहिए, इस ढंग की धारणा बनी होगी, तब से ये रेप की घटनाएं शुरू हुई होगी। और ये खास कर जब यानी पुरुष टोली प्रमुख बने, तब से ये घटनाओं का पैमाना बढ़ा होगा। क्योंकि जब शुरुआत के दिनों में इंसान खेती करने के लिए नीचे उतरने लग गया तो नेचुरली मातृसत्ता कुटुंब संस्था बनी। इस मातृसत्ता कुटुंब संस्था में रेप के लिए बहुत कम गुंजाइश थी, क्योंकि स्त्री प्रमुख रहती थी टोली की। इसलिए शायद जो भी संबंध आते होंगे परस्पर से, वो सम्मति से आते होंगे, ये प्रमाण ज़्यादा होगा, रेप बहुत ही कम प्रमाण में होगा। लेकिन जब पुरुष ने फिर से अपने हाथ में सत्ता ली और वो टोली प्रमुख बन बैठा या फिर कुटुंब प्रमुख बन बैठा, उसके बाद में विवाह संस्था का उदय हुआ। ये सब बातें मैंने बहुत विस्तार से विवाह संस्था का इतिहास इस विषय में रखी है, यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड भी है, तो आप उसको विस्तार से सुन सकते हो। तो जब से पुरुष ने विवाह संस्था का समाज में उदय किया, शुरुआत की, तब से शायद ये रेप की घटनाएं बड़े पैमाने पर होने लगी। पहले एक टोली दूसरे टोली पर, या फिर एक शहर का राजा दूसरे शहर के राजा पर, फिर एक गांव का राजा दूसरे गांव के राजा पर अतिक्रमण करता था। और जब दूसरे गांव के लोग उसके कब्जे में आ जाते थे, राजा का पराभव होता था। राजा का पराभव यानी उसका मृत्यु। तो उसके बाद में जो भी स्त्री पसंद आई उस पर रेप करना ये कॉमन बात थी। जो ज्यादा पसंद आई उनको उठा लेना, उनको अपने साथ में अपनी नाटकशाला में, हरम में भर्ती करना, जनान खाना जिसको कहते हैं हम। और जो स्त्रियां पसंद नहीं आए उनको बेच देना, या फिर उनको छोड़ के चले आना, उनको गुलाम बनाकर बेचना या फिर वहीं छोड़ के चले आना। ये परंपरा बाद में शुरू हुई। तो ये जो स्त्रियों पर अन्याय अत्याचार करने की जो परंपरा है, अपना अधिकार जताने का एक जरिया रहा। पुरुष जब सत्ताधीश बना, उसके हाथ में अधिकार आए तब, तो ये आज तक शुरू है। ज्यादातर रेप के मामले आपको वहां मिलते हैं जहां पर पुरुष सत्ताक पद्धति अस्तित्व में है। आज भी जहां स्त्री सत्ताक पद्धति के अवशेष बाकी है, वो परंपरा रही है, वहां पर आपको रेप के प्रमाण न के बराबर मिलते हैं। जैसे कि नेपाल में आपको देखने को मिलेगा,
नेपाल में कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो स्त्री प्रधान जातियां हैं आज भी। तो नेपाल में आपको रेप की घटनाएं बहुत कम मिलेगी। वहां की स्त्री बहुत स्वतंत्र होती है, वो चाहे उसके साथ में संबंध रख सकती है, कोई जबरदस्ती उस पर कर नहीं सकता है। यानी मुझे याद है कि जब मैं पहली बार नेपाल में गया था, शायद 84 में गया था, तो मेरा पत्रकार तो जिंदा था। तो मैंने जब इधर उधर की बातें करने शुरू की, क्योंकि रात का समय था, मेरे बस में मैं बैठा हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ, बस अटक गई। रात के करीबन तब 9 बजे थे और मेरे गाड़ी में, मेरे बस में ज़्यादातर स्त्रियां थी, क्योंकि शाम को इतना पानी था कि बस जगह से हिल नहीं रही थी, ओले पड़ रहे थे। इसलिए शाम को 5 बजे जो स्कूल छूटते हैं, वो स्कूल की शिक्षिकाएं सभी बस में चढ़ गई थी। जब बस छूटी निकली तो वो फिर अटक गई लैंडस्लाइड में। रात को 9 बज रहे, जोर से पानी बरस रहा है, इसलिए बस के बाहर भी कोई आ नहीं सकता है। तो मैंने इंटरव्यू लेने शुरू किए कि आप स्त्री हो, अकेली हो, दूर दूर रहती हो, उतरने के बाद में भी आपको 1-2 किलोमीटर पैदल जाना है अपने घर तक, इतनी रात हो गई, तो आपको डर नहीं लगता? तब उन्होंने मुझे पहला सवाल पूछा था, डर किस बात का? मैंने कहा शायद रेप का, बलात्कार का। अभी सभी शिक्षिकाएं थी, हिंदी अच्छा समझती थी, थोड़े बहुत इंग्लिश शब्द भी बहुत अच्छे समझते थे। वो हंसने लग गई, ये रेप क्या होता है? नेपाल में किसी पर रेप नहीं होता है। ये मैं 84 की बात आपको कह रहा हूं, जबकि हमारे पूरे भारत के ब्रोथेल्स, वेश्यालय नेपाली लड़कियों से भरे हुए थे, लेकिन नेपाल में रेप की कोई बात नहीं थी। अब शायद नेपाल भी बदल गया। हमारे जो 7 सिस्टर्स का एरिया है, जिसमें ज़्यादातर स्त्री प्रधान पुरानी समाज रचना रही है, जिसको हम मातृसत्ताक पद्धति कहते हैं, वहाँ भी रेप का प्रमाण न के बराबर था। अभी इस वातावरण बदलते गया तो शायद बड़े होंगे, लेकिन फिर भी बाकी भारत से तो अभी भी कम ही होंगे। तो जहाँ पुरुष सत्ताक पद्धति होती है, वहाँ पुरुष के अधिकार की बात होती है। बचपन से स्त्री द्विजम होती है, स्त्री एक भोग की वस्तु होती है। इस ढंग का जो संस्कार होता है, इस ढंग के संस्कारों के रेप ये परिणाम है। मानसिकता क्या होती है? एखादी स्त्री हमको बहुत पसंद आई यहां तक ठीक है, मैं उसकी तारीफ करूं यहां तक ठीक है, लेकिन उसके इच्छा के बगैर उसके साथ में रेप करूं, इसमें कौन सा आनंद आ सकता है? ये तो कोई आनंद की बात हो नहीं सकती है। क्योंकि जब भी सेक्स में किसी को आनंद प्राप्त होता है, तो वो रोमांस के साथ में जो सेक्स होता है उसी में आनंद प्राप्त होता है। तो कोई भी रेप आनंद के लिए नहीं होता है। रेप ये केवल सामने के व्यक्ति को सबक सिखाना, मैंने उस पर अधिकार प्राप्त किया है, ये अपने आप को दिलासा देना, या फिर ये अधिकार प्राप्ति की जो लालसा मन में है उसको तृप्त करना। इसके अलावा रेप में और कुछ नहीं होता है। रेप एक हिंसा है, इसमें आनंद की कोई बात होने की गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद रेप होते हैं। अब भारत में रेप 2 तरीके के होते हैं। एक रेप होता है कि मुझे कोई स्त्री मिली, अवसर मिला, वो असहाय है, उसके पीछे कोई नहीं है, तो ये अवसर का फायदा उठाए और उससे जबरदस्ती रेप कर डाले। दूसरा, भारत में बड़े पैमाने पर जो रेप होते हैं वो सबक सिखा लेने के लिए होते हैं। चाहे मुझे वो स्त्री पसंद है, वो मुझे भाव नहीं दे रही है, अपने आप को क्या समझती है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, इसलिए रेप। दूसरे जाति की है, बहुत अपने आप को समझती है, उसको जरा सबक सिखाना चाहिए, इसलिए रेप।
यानी दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए भी रेप किए जाते हैं। इन सब के पीछे ये अधिकार वर्चस्व की जो हमारे मन में लालसा होती है, उसका ये परिणाम होता है। मुझे अपने आप को सिद्ध करना है, मैं इस पर अधिकार प्राप्त कर सकता हूं, इसको भोग सकता हूं, उसकी इच्छा के बगैर भोग सकता हूं, इसमें मुझे आनंद मिलता है। ये सभी विकृत कल्पनाएं हमारे संस्कारों में से आ सकती है। स्त्री को कम आंकने के संस्कार में से आ सकती है। ये सब इसके पीछे के मानसिक कारण होते हैं, इसके पीछे के। अब हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल कारण ये भी हो कि कुछ लोग सही मायने में विकृत ही है, लेकिन वो केवल रेप नहीं करते हैं। रेप के बाद में वो स्त्री को बहुत टॉर्चर करेंगे, उसकी हत्या करेंगे, विकृत लोग अलग ढंग से पेश आएंगे। ये विकृतों की अलग ही मानसिकता होती है। लेकिन पहले जो दो प्रकार मैंने आपको बताया, उस ढंग के रेप का प्रमाण बहुत ज्यादा हमारे समाज में है। अब ये रेप अगर रोकने हैं तो क्या? मैंने शुरुआत में ही नेपाल का उदाहरण दिया। रात को 9 बजे है, पानी रुका, लैंडस्लाइड दोनों तरफ से हुआ था, इसलिए बस हिल नहीं सकती थी। मुझे सभी ने कहा कि यार रुकने में कोई मतलब नहीं है, 2-3 दिन तो बस अभी हटने वाली नहीं यहाँ से, और फिर इस बस पर कब लैंडस्लाइड होगा इसकी भी जानकारी नहीं है, कभी भी हो सकता है, इसलिए आप रुकिए मत, निकलिए। फिर भी मेरा पत्रकार जागरूक, मैं पूछ रहा हूँ, अभी आपको 2-3 किलोमीटर पैदल जाना है, 4 किलोमीटर पैदल जाना है, नज़दीक में जो शहर है वो भी यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर है, आप अलग अलग रास्ते से जा रहे हो, आपको डर नहीं लगता है इतने रात को? फिर उन्होंने हंस के वही जवाब दिया, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, सवाल रास्ते में सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है, उसके लिए तो रात दिन हम उनको फेस ही करते रहते हैं। लेकिन किसी के मन में इंसान का डर नहीं था, लैंडस्लाइड का डर नहीं था। मेरे जीवन में मैं पहली बार अनुभव कर रहा था कि बस में 30 से ज्यादा स्त्रियां हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बस के छत पर पत्थर गिर रहे हैं, आगे में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, एक भी स्त्री चिल्लाई नहीं, सब शांति से बैठे थे। मैं कल्पना करता था कि ये भारत में होता तो कितनी चिल्लाती स्त्रियां। यानी इतनी निडरता और बिल्कुल डर नहीं, बलात्कार वगैरह, रेप वगैरह जैसे शब्द का भी उन्होंने मजाक उड़ाया। ये संस्कारों में से आया हुआ सामर्थ्य है। स्त्री सत्ताक पद्धति कई सालों से चलते आई, उन संस्कारों में से उपजी हुई ये क्षमता है, कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए बलात्कार बंद नहीं हो सकते हैं, इन पर मेरा विश्वास नहीं है। उस ढंग के संस्कार होने होंगे। स्त्री ये भोग की वस्तु नहीं है, ये संस्कार होना होगा। वो बराबरी की व्यक्ति है, ये संस्कार होना होगा। हर माँ को अपने बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा, सामने के स्त्री का आदर करना चाहिए, सामने के स्त्री की इच्छा के बगैर उसको हाथ भी लगाना बड़ा अपराध है, बड़ा गुनाह है। इस ढंग से संस्कार होना पड़ेगा, और तभी जाकर ये बलात्कार की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं बंद हो पाएगी। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपने संस्कारों को मानता हूं। कोई भी मां अपने बच्चे को ये सिखाती नहीं। अगर सिखाती होती तो इस ढंग से बच्चे गलत बर्ताव कभी करते नहीं, करने की हिम्मत नहीं करते। जिस लड़के को अपने बहन पर किसी ने फब्दी भी कस दी तो बड़ा गुस्सा आता है, वही लड़का दूसरे की लड़की के साथ में, दूसरे की बहन के साथ में गंदा व्यवहार करता है। ये कैसे संभव है? यहां संस्कारों का अभाव है। घर घर में अगर ये संस्कार हो
कि कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ में गलत व्यवहार करता है, दूर की बात है गलत ढंग से बात भी करता है, तो उससे माँ भी बात करना छोड़ दे, बहन भी बात करना छोड़ दे, तू हमारे को भाई कहने लायक, हमारा भाई कहने लायक नहीं है, मेरा बेटा कहने लायक नहीं है, पिताजी कह दे कि तू बेटा कहने लायक नहीं रहा है, उस लड़की की तूने जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये अगर बचपन से संस्कार हो गए कि स्त्री को बड़े सम्मानपूर्वक हमने उसके साथ व्यवहार करने चाहिए, उसके साथ का बर्ताव हमारा पूरा सम्मानपूर्वक ही होना चाहिए, उसको बराबरी का मानना चाहिए, तो इन घटनाओं का प्रमाण बहुत कम होगा। और जब ये संस्कार होगा कि सबसे बड़ा जघन्य अपराध किसी पर बलात्कार करना है, उससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, और ये घर घर में अगर संस्कार हो गए, तो मुझे लगता है बलात्कार का प्रमाण केवल विकृत लोगों के लिए फिर बचेगा, और ऐसे विकृतों की संख्या किसी भी समाज में एक हद से ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए बड़े पैमाने पर बलात्कार इस चीज़ पर संस्कारों के आधार पर, ये संस्कार केवल घर में होकर नहीं चलेंगे, स्कूल में होने चाहिए, कॉलेजेस में होने चाहिए, मीडिया में होने चाहिए, चारों ओर से होने चाहिए, तो फिर कुछ सालों में ये वातावरण बड़े पैमाने पर बदलेगा और बड़े पैमाने पर बलात्कार रुकेंगे। फिर कुछ लोग तो विकृत रहने वाले हैं, उनमें दिमाग में कुछ गड़बड़ी रहने वाली है, तो ऐसे लोगों को अलग ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। कुछ स्त्रियों को मैंने अपने जीवन में सुना है, वे कहती है कि अगर कोई स्त्री चाहे तो उस पर कभी बलात्कार हो ही नहीं सकता। स्त्री डर जाती है और डर के मारे बलात्कार को सकम होती है, इसलिए ज्यादातर बलात्कार होते हैं। दूसरी ओर हम स्त्रियों को इस ढंग से ट्रेन करें कि बलात्कार ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। जैसे रास्ते चलते चलते कोई पड़ गया, पैर फिसल गया, गिर गया, उसको शायद मार लगी, कुछ खून बहा, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये अगर बलात्कार का डर भी हमारे संस्कारों में से हम निकाल पाए इसके साथ में, और स्त्री अगर ठान ले कि मुझ पर बलात्कार मैं होने नहीं दूंगी, बहुत इंटेलिजेंटली उसको हैंडल करूंगी, तो भी बलात्कारों का बहुत प्रमाण कम होगा। लेकिन समाज की मानसिकता यही रही, घर घर के संस्कार यही रहे, और कितना भी हम स्त्रियों को ट्रेन करें तो भी बलात्कार रोकना फिर कठिन है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ में होनी चाहिए। एक तरफ स्त्रियों का सम्मान करना, बलात्कार दुनिया का सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, ये संस्कार होना, उनको बराबरी से उनके साथ में बर्ताव करना चाहिए, सम्मानपूर्वक ही संस्कार करना चाहिए, उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, ये संस्कार हर घर में होना, और उसके साथ में स्त्रियों के मन पर भी यह संस्कार होना कि बलात्कार कोई बड़ी घटना नहीं है, हुआ तो कुछ बिगड़ता नहीं है, उसको बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करना चाहिए, और आप अपने आप को बलात्कार होने से रोक सकती हो, इतना सामर्थ्य आप में है। ये दोनों चीज़ें जब समाज में साथ में चलेगी तो समाज में का बलात्कार का हिस्सा बहुत कम हो जाएगा। बलात्कार होने के पीछे की मानसिकता डर होता है, और बलात्कार करने की मानसिकता हिंसा होती है, अधिकार स्थापित करने की तीव्र इच्छा होती है। ये तो मानसिकता है, हमको पता है, और उस पर काबू पाना बहुत आवश्यक है। पुरुषों के लिए उनको वो पुरुष है इसलिए कुछ भी कर सकते, ये भूलना पड़ेगा, और स्त्रियों को डरना छोड़ना पड़ेगा, तो फिर हम इस समस्या को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर पा सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।